हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। यह आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है और कक्षा 11वीं से ली गई है। इसके कवि त्रिलोचन हैं। बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिलोचन कवि जो हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। ये हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचनाएं लिखी। तो बच्चे, जो इनकी जो ये कविता है वह धरती संग्रह में संकलित है। जो इनका काव्य कविता संग्रह है धरती नामक है, उसमें संकलित है, वहाँ से ली गई है। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो वहीं दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूट जाते हैं। काव्य की जो नायिका है चंपा, अनजाने में ही उस शोषण व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती हैं जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में एक अनजान खतरा है। तो बच्चों, जो काव्य की जो नायिका है चंपा अक्षरों को नहीं पहचानती, और जब वह जो कवि जो है जो पढ़ता है तो चुपचाप पास खड़ी होकर आश्चर्य से सुनती है कि इस सुंदर ग्वाले की एक लड़की जो है वह गाय भैंस चराने का काम करती है। मतलब जो वह अक्षर नहीं अशिक्षित है, तो उसको लगता है जो ये काले काले अक्षर हैं, इनमें से कैसे स्वर और ध्वनियाँ निकलती हैं, कैसे वो पढ़ी जाती हैं। तो यही सब इसमें दिखाया गया है। अब हम एक एक करके पद को पढ़ते व समझते हैं। चंपा काल काल अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है कि इन काले चिन्ही में से कैसे यह सब स्वर निकला करते हैं। तो बच्चों, प्रसंग में क्या लिखोगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता प्रगतिशील कवि त्रिलोचन है। इस कविता में कवि ने पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता को चंपा के माध्यम से मुखरित किया गया है। तो बच्चों, अक्षर जो है, जो पहली लाइन में है वह अक्षर है, चिन्हती यानी कि पहचानती, और जब आगे लाइन में है अचरज यानी कि हैरानी, और चिन्हों यानी कि अक्षरों। तो बच्चों, व्याख्या में बताते हैं कि कवि चंपा नामक लड़की की निरक्षरता के बारे में बताते हुए कहता है कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, उसे अक्षर ज्ञान ही नहीं है। जब कभी पढ़ने लगता है तो वह वहाँ आ जाती है और वह उसके द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप खड़ी खड़ी सुना करती है। उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती, अचरज यानी कि हैरानी, कि इन काले अक्षरों में जो चिन्हित अक्षर हैं उनमें से ये सभी ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं। वह अक्षरों के अर्थ से हैरान है। तो यहाँ बच्चों, निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का जो बिंब है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है कि वो अचरज में है, हैरानी में है कि इन काले अक्षरों में से कैसे स्वर निकलता है, इनको कैसे पढ़ा जाता है, इनकी पहचान कैसे की जाती है। आगे बोलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चारवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम भी करती है, कभी कभी यह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशानी मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। तो इसमें जो बेचारी जो चंपा है वो गांव की अनपढ़ बालिका है, उसे अक्षर ज्ञान ही नहीं है। तो जब वो
कवि जो है चंपा के विषय में यहाँ पर बताते हैं कि वह सुंदर नामक ग्वाला है, उसकी लड़की है, वह गाय भैंसे रखता है, चराता है। चंपा उन सभी पशुओं को प्रतिदिन चराने के लिए लेकर जाती है। वह बहुत अच्छी है और चंचल भी है, बच्चों की तरह शरारतें भी करती है। कवि वह कभी कभार वह कवि की कलम चुरा लेती है। कभी कलम को जब वह कवि ढूंढने जाता है तो उसे पता चलता है कि अब कागज़ ही गायब हो गए हैं। कवि इन शरारतों से बेचारा परेशान हो जाता है। तो बच्चों, इसमें जो चंपा का व्यवहार तो अच्छा है, नटखट भी बताया गया है और नटखट के साथ साथ चंचल भी है। तो इन सब की हरकतों से कवि परेशान हो जाता है। आगे बोलते हैं। चंपा कहती है, तुम कागज की गोदा करते ही दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़ काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है। सब जन पढ़ना लिखना सीखे, यह वह पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पर बच्चों कवि कहते हैं चंपा को काले अक्षरों से कोई संबंध नहीं है। वह कवि से पूछती है कि तुम दिन भर कागज पर लिखते रहते हो, अर्थात गोदते मतलब लिखते रहते हो, क्या यह काम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? उसकी नज़र में लिखने के काम की कोई महत्ता ही नहीं है। मतलब जो लिखने का काम है चंपा समझती है वह सब व्यर्थ है, उससे क्या लाभ होगा। तो उसकी बात सुनकर कवि हंसने लगते हैं कि यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। एक दिन चंपा आई तो कवि ने उससे कहा कि मैं भी तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाना चाहता हूँ और तुम्हें सीखना भी चाहिए कि मुसीबत के समय तुम्हारे ये सब काम आएगा। यही महात्मा गांधी की भी इच्छा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सभी आदमी पढ़ना लिखना सीखें, सभी को पढ़ना लिखना आना चाहिए, तभी वह अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझ सकेंगे, दुनिया में रह सकेंगे, नहीं तो शोषित ही रह जाएंगे अगर वह पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो चंपा की कवि की बात का उत्तर देती है कि वह नहीं पढ़ेगी। आगे कहती है, तुम तो कहते थे गांधी जी बहुत अच्छे हैं, फिर वे पढ़ाई की बात क्यों करते हैं? तो मतलब इस बात से यह प्रतीत होता है कि उस समय तत्कालीन स्थितियां ऐसी थी कि पढ़ने लिखने पर विशेष बल नहीं दिया जाता था। गांधी जी जैसे अनेक सुधारकों ने पढ़ने लिखने पर विशेष जोर दिया कि हम सबको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समाज में अपना विकास कर सकते हैं। तुम तो कहते थे, आगे बोलती हैं, गांधी जी बाबा की इच्छा है कि जब सब जन पढ़ना लिखना सीखेंगे तो अब वह पढ़ाई की बात क्यों करते हैं? तो चंपा महात्मा गांधी की अच्छाई या बुराई का मापदंड पढ़ने की सीख से लेती है। वह न पढ़ने का निश्चय ही दोहराती है कि मतलब वो तो कहती है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। कवि का मानना ये है कि इसमें ग्रामीण भी गांधी जी का बहुत सम्मान करते हैं तथा उनकी बात भी मानते हैं। उन्हें लगा कि शिक्षा के बारे में गांधी जी की इच्छा जानने के बाद चंपा पढ़ने लिखने लगेगी। मतलब गांधी जी उस समय पूरे देश के कोने कोने में मतलब पढ़ाई और जो है उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन चंपा ने यह निश्चय कर लिया कि वह पढ़ेगी लिखेगी ही नहीं। आगे बोलते हैं, मैंने कहा था कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम सग साथ रह चंपा जाएगा, जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, केस उसे संदेशा दोगी, कैसे उसे पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। यहाँ पर कवि पढ़ाई लिखाई के गुणों के बारे में बताते हैं कि वह पढ़ने की सलाह देते हैं कि वह स्पष्ट तौर पर, लेकिन चंपा मना कर देती है कि कवि शिक्षा के लाभ गिनाते हैं। कहते हैं पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, जब एक दिन तुम्हारी शादी होगी तुम अपने पति के साथ ससुराल जाओगी, वहाँ तुम्हारा कुछ दिन साथ रहकर नौकरी के लिए जो तुम्हारा पति होगा साथ रहेगा और नौकरी के लिए कलकत्ता चला जाएगा
वहाँ कलकत्ता तो यहाँ से बहुत दूर है। ऐसे में तुम अपने विषय, अपनी स्थिति के बारे में उसे कैसे बताओगी? अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो पत्रों के व्यवहार से आदान मतलब पत्रों के द्वारा अपनी स्थिति के बारे में बता भी पाओगी और उसकी स्थिति को पहचान भी पाओगी पढ़ के। इसलिए तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर शिक्षा के महत्व को सहज तरीके से समझाया गया है। तो बच्चों, कम जो प्रेरित करते हैं चंपा को कवि कहते हैं कि तुम पढ़ो, पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर बच्चों, जो कलकत्ता जाने की बात से पता चलता है कि महानगरों की तरफ ग्रामीणों की पलायनवादी जो प्रवृत्ति है, मतलब काम के सिलसिले में गांव से शहर आना, यह पलायनवादी स्थिति है। तो इससे क्या होते हैं, परिवार भी बच्चों बिखर जाते हैं। तो इसमें रोज़गार पाने की आशा रखने वाले लोग कलकत्ता आ जाते हैं। तो यही सब दिखाया गया है। और यहाँ पर बच्चों, कवि ने नारी मनोविज्ञान का सहारा लिया है, क्योंकि नारी को सर्वाधिक खुशी अपने पति के नाम और उसके संदेश से ही मिलती है। आगे बोलते हैं, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो इसमें कवि पढ़ने की सलाह पर वह उखड़ जाती है, वह निराश हो जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोलते हो कवि, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। जहाँ तक शादी की बात है, तो मैं तो शादी करूँगी ही नहीं। अगर यही कभी हो भी गई तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, कभी उसे कलकत्ता जाने नहीं दूँगी। तो मतलब वह अपने पति का शोषण नहीं होने देगी। कि जो मज़दूर लोग होते हैं, जैसे अगर गांव से लोग दूर शहर में जाते हैं तो वहाँ अधिकतर उनका शोषण ही होता है, उनको कम भत्ता मिलता है, कम रोज़गार के अवसर मिलते हैं, तो उनकी स्थिति खराब हो ही जाती है। तो यहाँ पर शोषण की बात भी कही गई है। परिवारों को दूर करने वाले शहर पर, कलकत्ते पर वजर गिरे, यानी कि उसका नाश हो। तो वह अपने पति को अपने से कभी दूर नहीं रखेगी, वो अपने पास ही रखेगी। तो बच्चों, इसमें यही बताया गया है कि झूठ बोलने का कवि पर आरोप लगाती है कि पढ़ाई के चक्कर में उसकी शादी, फिर पति कलकत्ता के झूठे होने की बात भी कहती है कि कलकत्ता जाने की जो झूठी बात कहता है कि कवि को झूठ बोलती है कि तुम झूठे हो। तो शिक्षा के प्रति चंपा की बच्चों यहाँ पे ये सोच है कि इससे परिवार में बिखराव होता है, लोगों का शोषण होता है। उसकी यह सोच बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शिक्षा है ज्ञान एवं विकास के नए द्वार खोलती है। अपना अच्छा बुरा पहचानने की हमें आशा देती है कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हम समाज में रह सकेंगे, अपना अच्छा और भला बुरा सब देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पाठ का सार और कविता की व्याख्या सब कुछ समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।